देवल बंद एक बहुत ही अच्छी मूवी होने वाली है जिसे मैं खुद अप्रिशिएट करूँगा और ये बहुत ही ज़्यादा लंबी भी हो सकती है, लेकिन इस मूवी को जानना और इस मूवी को समझना आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये स्टोरी के अंदर हमें स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि यूके के अंदर से एक ऐसा साइंटिस्ट आया हुआ है पूना के अंदर, जिसका नाम है राघव शास्त्री। और राघव शास्त्री इंडिया के अंदर क्यों आया है, ये सबसे पहले आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो इंडिया के लिए एक ऐसी फ्रिक्वेंसी सेट करने वाला है जिस फ्रिक्वेंसी के दम पर हमारा इंडिया बहुत ही अच्छा एडवांस लेवल पर सिक्योरिटी में इस्टेब्लिश होगा, वो भी समुद्र के किनारों की तरफ। वहाँ पर एक फ्रिक्वेंसी सेट की जाती है जिसके लिए राघव शास्त्री ने इंडिया को चुना है, यानी कि वो अपना प्रोजेक्ट सेट करने वाला है इंडिया के लिए। लेकिन यहाँ पर एक इशू क्रिएट हो गया है जहाँ पर उसकी लेडी कांस्टेबल सिक्योरिटी के लिए रखी गई है, जो कि उसे मुंबई में ना ले जाकर पूना में शिफ्ट कर रही है। तो पूना में शिफ्ट होने की वजह से राघव शास्त्री कहता है कि मैं इतना बड़ा साइंटिस्ट हूँ यूके का और मुझे पूना में शिफ्ट किया जा रहा है, वो भी एक अपार्टमेंट में। तो इसी बात से वो नाराज़ है। जहाँ पर हम पूना की बात करें तो पूना में एक ऐसे लोग रहते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा भगवान में बिलीव करते हैं, राइट। तो ऐसे ही लोग कंपनी के अंदर भी काम करते हैं जिस कंपनी का नाम है इसरो। और हमारा राघव शास्त्री भी इसरो के लिए ही आया है काम करने के लिए, जहाँ पर उसका वेलकम किया जाता है। और वो इंडिया से अपसेट है, इंडिया के लोगों से अपसेट है। इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है जिसके हम आगे भी एक्सप्लेनेशन में सब कुछ समझने वाले हैं। तो सबसे पहले उसे वेलकम किया जाता है और कहा जाता है कि आप इंडिया के ही मेंबर हो, लेकिन वो कहता है कि मैं यूके का ही नागरिक हूँ, मैं इंडिया से कोई कंसल्ट नहीं रखना चाहता। तो मैं काम की बात कर लूँ, मैं आज ही फ्रिक्वेंसी सेट कर दूँगा आप लोगों के लिए, राइट। तो यहाँ इंडिया पर आने पर वो सिर्फ अपने काम पर फोकस करने के लिए सबको बताता है। और यहाँ पर एक साइंटिस्ट भी है जो कि इसरो के अंदर उससे थोड़ी सी नफरत करता है, जैसा कि मूवी में दिखाया गया है। वो उसके टाइम पर न आने पर उस पर ऊपर बहुत ही ज़्यादा निग्लेक्ट करता है, वर्ड एवर। तो यहाँ पर हम ध्यान देते हैं, अगले दिन वो काम पर आ चुका है राघव शास्त्री, जहाँ पर वो काम का इंस्पेक्शन ले रहा है। तो अगले दिन वो जैसे कि काम पर आया था, यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो जो साइंटिस्ट था जो कि इसरो के अंदर ऑलरेडी काम कर रहा है, वो अच्छी तरह से वर्क नहीं कर रहा है। इसी वजह से इसरो के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई है। और इसी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हुए उसे राघव शास्त्री कहता है कि मुझे राइट फ्रिक्वेंसी बताओ, और अभी तक आपकी फ्रिक्वेंसी का कोई भी सिग्नल यहाँ तक पहुँचा नहीं है। तो वो साइंटिस्ट कहता है इसरो का कि तुम्हें इतने दूर से क्यों बुलाया गया है, तुम हमारे लिए फ्रिक्वेंसी सेट करने वाले थे ना, तो तुम ही हमारे लिए एक नई फ्रिक्वेंसी सेट कर दो जिससे हमें हेल्प हो सके। और तुम्हें जितना पैसा मिल रहा है और तुम इंडिया के लिए काम करने आए हो, तो काम करो ना, हमारे ऊपर ब्लेमिंग मत करो। क्योंकि राघव शास्त्री पहले से ही ऐसा बिहेवियर रख रहा था, क्योंकि जो भी भगवान के ऊपर बिलीव करता है उन लोगों के ऊपर वो थोड़ा सा पहले से ही रूड बिहेवियर उसका था। इसी वजह से उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा बहसबाजी हो जाती है, यानी काम की बातें तो वो कुछ कर नहीं पाते और यहाँ पर उनके आपस में ही झगड़े हो जाते हैं। जहाँ पर फिर इसरो के हेड कहते हैं कि ये जो साइंटिस्ट है इसरो का, ये काफ़ी वैल्यूएबल साइंटिस्ट है। तो इस बात को सुनते हुए राघव शास्त्री को थोड़ा सा अपसेट लगता है और उसे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उसे गलत ठहराया जा रहा है। बल्कि दोनों ही साइंटिस्ट अपनी जगह पर काफ़ी ज़्यादा सही थे, लेकिन इस बात के अनबन में उसे राघव शास्त्री कहता है कि मैं अब तभी इस ऑफिस के अंदर लौट कर वापस आऊँगा जब मैं खुद एक प्रोजेक्ट क्रिएट ना कर दूँ इसरो के लिए। और जहाँ तक मैं इंडिया और अनेकों देशों की बात है, मैंने खुद इंडिया को चुना है प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पर राघव शास्त्री अब इस ऑफिस से चला गया है और वो अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करके ही यहाँ आएगा, ऐसा उसने कह दिया है। तो फाइनली राघव शास्त्री इसरो की कंपनी से बाहर चला गया है और वो प्रोजेक्ट इंडिया के अंदर ही सबमिट कर देगा और तभी वो यूके पे वापस जाएगा, ऐसा ही उसने कहा है। तो अब फाइनली वो उसी प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहा है, उसी डिस्कशन के बारे में सोच रहा है। एक कैफ़े के अंदर वो ब्रेक कर लेता है और यहाँ पर उसके साथ उसकी सिक्योरिटी भी होती है। और अब हमें पता चलता है कि राघव शास्त्री के पीछे कुछ गुंडे लगे हुए हैं। उन्हें गुंडे नहीं कह सकते, उन्हें आतंकवादी कहना बहुत सही होगा। तो आतंकवादी उसे मारने के लिए पीछे पड़े हुए हैं और ये जो है एक स्टोरी का नया पार्ट है, जहाँ पर एक लेडीज़ और दो गुंडे यानी कि दो आतंकवादी उसे मारने के लिए पीछे पड़े हुए हैं। अब वो उसे मारने कैसे वाले हैं, उसके पीछे वो बम लगाने वाले हैं, बहुत ही बड़ा स्पोर्ट करने वाले हैं। और इसी प्लानिंग में वो वहाँ पर आए हुए हैं जहाँ पर अभी राघव शास्त्री रुका हुआ है, मीन्स नाश्ता करने के लिए, राइट। तो अब जैसे ही राघव शास्त्री वहाँ रुका होता है, उसी के अपार्टमेंट का एक ऑटो वाला उसे वहाँ पर छोड़ देता है, लेकिन गलती से वो बम स्पोर्ट करने वाला आतंकवादी अपना बम का बॉक्स जो है उस ऑटो के अंदर ही छोड़ देता है और इसी की वजह से वो उसके पीछे चला जाता है। तो आज आतंकवादियों का सारा प्लान धरा का धरा रह गया है, क्योंकि टैक्सी के अंदर उसका मेन बम फोड़ने वाला बॉक्स जो था वो मिस हो गया है, जिस बॉक्स को लेकर
टैक्सी वाला जो है वो पुलिस स्टेशन चला जाता है और वो उसे सबमिट करने की कोशिश करता है। यानी कि उसे एक अनजाना बॉक्स मिलता है जिसे वो पुलिस को सौंपने के लिए जाता है, लेकिन पुलिस उसकी बात सुन नहीं पाती और वहाँ पर पुलिस को एक नई खबर मिलती है जिससे उन्हें पता चलता है कि आज एक स्पोर्ट होने वाला है जो कि फैशन करके एक सेंट्रल मॉल में होने वाला है, राइट। तो एक मॉल के अंदर एक ऐसा स्पॉट होने वाला है जिसकी खबर पुलिस वालों को मिल चुकी थी और इसी वजह से आखिर में टैक्सी वाला उसे बॉक्स दे देता है। लेकिन तब तक वहाँ राघव शास्त्री उस मॉल से चला गया होता है और इसका मतलब है कि आतंकवादियों का जो प्लान था वो फेल हो चुका है। यानी कि राघव शास्त्री वहाँ से बचकर निकल गया है और आतंकवादियों जो उससे मारने के लिए आए थे उनका प्लान भी फेल हो चुका है। और यहाँ पर इसी तरह से मूवी में हमें बताया जाता है कि आतंकवादियों के जो रक्षा करने के लिए ही सिक्योरिटी जो है राघव शास्त्री के साथ है। और यहाँ पर हमें एक नए कैरेक्टर भी देखने मिलते हैं जो कि है पुलिस वाले, और पुलिस वाले भी इस मूवी के अंदर हमें काफ़ी अच्छे रोल में दिखाई दे रहे हैं। तो जब भी आप मूवी देखेंगे तो आपको पुलिस वाले कैरेक्टर पहले ही दिखाए जाएंगे जो कि पहले से ही काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इन स्पोर्ट्स को रोकने के लिए जो कि पुणे के अंदर होने वाले हैं। तो मूवी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो सकती है लेकिन स्टेप बाय स्टेप हमने यहाँ पर 3 कैरेक्टर आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, राघव शास्त्री, आतंकवादी और पुलिस वाले। लेकिन यहाँ पर तीसरा कैरेक्टर हमने जो देखा नहीं है वो ये था कि जब राघव शास्त्री इंडिया के अंदर आया था तभी से उसे भगवान के रिलेटेड जो भी लोग हैं, यानी भगवान में श्रद्धा रखने वाले जो भी लोग हैं वो पसंद नहीं है। तो उन्हीं लोगों को वो ज़्यादा पसंद नहीं करता है और ये हमारा चौथा पॉइंट होने वाला है। यानी कि इस मूवी का एक चौथा पिलर जो कि मेन पिलर होने वाला है कि ये कैसे भी करके नफ़रत करता है स्पेशली श्री स्वामी समर्थ महाराज के ओरिएंटेड लोगों से। यानी कि जो श्री स्वामी समर्थ महाराज के जो भक्त हैं उनसे वो नफ़रत करता है। और पुणे के अपार्टमेंट में जहाँ पर वो रह रहा है वहाँ पर भी श्री स्वामी समर्थ का प्रसाद जब उसे दिया जाता है तो वो उसे फेंक देता है। तो क्या है इस पीछे की स्टोरी, ये जो फोर्थ पिलर है श्री स्वामी समर्थ महाराज का, इसको हम डिकोड करने वाले हैं इस मूवी के अंदर। और इसी के ऊपर ये पूरी मूवी बनी हुई है जहाँ पर इसी के बेस पर इसका नाम रखा गया है देऊळबंद। तो यहाँ पर मूवी में हमें आगे जो भी पता चलने वाला है वो काफ़ी खास होने वाला है। जब से राघव शास्त्री इस अपार्टमेंट के अंदर आया है तभी से उसे श्री स्वामी समर्थ महाराज की जो भक्त है वो पसंद तो नहीं आ रहे हैं और उनका जो दिया हुआ गिफ्ट था यानी कि श्री स्वामी समर्थ महाराज की फ़ोटो वो भी लौटाने के लिए वो वापस कह देता है सोसाइटी वालों को। यानी कि कुछ तो भी ऐसी स्टोरी है जो कि राघव शास्त्री और श्री स्वामी समर्थ महाराज के जुड़ी हुई है। तो इसी स्टोरी को हम जानने वाले हैं। जब वो स्टार्टिंग में यहाँ इस अपार्टमेंट में रहने के लिए आया था तभी उसने मंदिर देखा था श्री स्वामी समर्थ महाराज का जो कि अपार्टमेंट के ही बीच में है और इसके रिलेटेड वो बात करता है अपनी सिक्योरिटी लेडी से। वो कहती है कि ये स्वामी समर्थ महाराज का मंदिर अपार्टमेंट बनने से पहले से था, लेकिन अपार्टमेंट जब बन रहा था तो उसे नहीं हटाया गया और वो जो अपना प्रोजेक्ट बना रहा है जहाँ पर मंदिर के अंदर ही भजन हो रहे हैं तो इसी भजन और कीर्तन की पूजा पाठ वजह की वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाने के लिए जो कि इंडिया को ही सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। इसी वजह से वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसका जो प्रोजेक्ट है उसे बनाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। ये बात को आपको नोट करना होगा कि और यहाँ पर हमें एक और कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि इस फिल्म का डायरेक्टर भी है और उसका नाम है, वो एक टैक्सी वाला है। उनका नाम मुझे शायद अभी प्रॉपर वे में नहीं पता, तो चलिए मूवी को आगे बढ़ के पता करते हैं। यहाँ पर फिर इसी मंदिर को हटाने की बात राघव शास्त्री ने की थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हटा पाएगा और ना ही वो ऐसी कोई कदम उठा पाएगा जो कि श्री स्वामी महाराज के अगेंस्ट हो, राइट। तो इसी अगेंस्ट पोजीशन में वो आखिरकार बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसके प्रोजेक्ट बनाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है और उसके पीछे जो एक और मुश्किल थी आतंकवादियों की वो तो लगी ही है। यहाँ पर फिर वो सोसाइटी वालों को बुलाता है और कह देता है कि मंदिर का पूजा पाठ बंद हो जाना चाहिए और किसी भी तरह का शोर शराबा नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं जो काम कर रहा हूँ वो काफ़ी बड़ा काम है और मैं स्पेशली यूके से यहाँ इसीलिए आया हूँ ताकि मैं अपना काम को अच्छी तरह से कंप्लीट कर पाऊँ। इसलिए मुझे किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस इस पूजा और आरती की वजह से नहीं होना चाहिए। समझ गए सब लोग। और इसी तरह के अपार्टमेंट वाले लोग सारे उसी तरह से नफ़रत करने लगते हैं क्योंकि कुछ लोग तो समझदार होते हैं लेकिन टैक्सी वाला कुछ ज़्यादा ही इमोशनल होता है। श्री स्वामी समर्थ महाराज का वो बहुत ही बड़ा भक्त होता है। लेकिन फाइनली अब प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेता है राघव शास्त्री क्योंकि उसने अब पूजा पाठ तो बंद कर दी है। अब उसका प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो चुका है और अब वो काफ़ी खुश है क्योंकि जिस फ्रिक्वेंसी को सेट करने की वो बात इसरो कंपनी में कह रहा था वो अब फाइनली उसने
कंप्लीट कर दिया है। लेकिन अब आने वाला है इस मूवी के अंदर ट्विस्ट, जहाँ पर हमें पता चलता है कि उसने प्रोजेक्ट तो क्रिएट कर लिया है, मंदिर को भी बहुत ही अच्छी तरह से साइलेंट कर लिया है, और अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद उसमें एक पासवर्ड सेट कर दिया है जो कि पासवर्ड से ही खुलेगा। और इस पासवर्ड को सेट कर दिया है उसने, और जहाँ पर फिर उसे एक ऐसी आवाज़ आती है जो कि मंदिर की तरफ से होती है, और जिस मंदिर के अंदर वो पूजा की ही आवाज़ें होती है। और इस पूजा की आवाज़ को सुनकर राघव शास्त्री का सर भन्ना आ जाता है, यानी कि अब वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि उसने उन लोगों को कहा था कि कैसे भी करके मंदिर की सारी पूजाएं बंद हो जानी चाहिए और किसी भी तरह का शोर शराबा इस मोहल्ले में नहीं होना चाहिए, यानी कि इस अपार्टमेंट पे, राइट। तो यहाँ पर अब वो आया है सभी को रोकने के लिए, लेकिन यहाँ पर कोई उसकी बात सुनता नहीं, और उसकी जो फाइट है वो टैक्सी वाले से हो जाती है। जब राघव शास्त्री वहाँ पर रोकने के लिए पहुँचता है तो उसे टैक्सी वाला बहुत ही ज़्यादा मारता है, और इसी फाइट के चक्कर में अब वो एक जगह पर बैठ जाता है और इसरो के हेड को फ़ोन लगाता है और कहता है कि इस मंदिर को अभी के अभी बंद कर दो, ताकि कोई भी तरह का प्रॉब्लम मुझे क्रिएट ना हो, और अगर तुम लोगों को मेरा बनाया हुआ प्रोजेक्ट चाहिए तो तुम्हें इस मंदिर को बंद करना होगा। और मैंने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया है और मैं कल ही इसे सबमिट करने वाला हूँ। ऐसी बात कहकर वो मंदिर को जैसे तैसे बंद कर देता है, और मंदिर बंद हो जाने के बाद उस टैक्सी वाले को भी पकड़ लिया जाता है जिसने राघव शास्त्री के ऊपर हाथ उठाया था, यानी कि राघव शास्त्री ने अपनी पावर की बदौलत उस मंदिर को भी बंद कर दिया है और वहाँ के लोगों को भी कैसे भी करके चुप कर दिया है। और यहाँ पर पुलिस वालों ने आकर उस मंदिर को बंद कर दिया है, और ये था सबसे बड़ा ट्विस्ट इस मूवी का। लेकिन अब आगे जो भी चीज़ें होने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। जो राघव शास्त्री की डॉटर है, यानी कि लड़की, वो वहाँ पर एक पासवर्ड लगा देती है जो कि उसके मेन प्रोजेक्ट का था, यानी कि राघव शास्त्री ने इतनी मेहनत से जो प्रोजेक्ट बनाया था उसके ऊपर पासवर्ड लगा दिया है। जब वो भजन को रोकने गया था, जब वो पूजा आरती में व्यस्त था, तभी उसके डॉटर ने उस पर एक ऐसा पासवर्ड लगाया है जिसे खोलना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि वो पासवर्ड तो सेट करती है लेकिन उस पासवर्ड को वो भूल जाती है। यहाँ पर उसकी डॉटर ने एक ऐसा पासवर्ड सेट कर दिया है, इसे आपको 1 नंबर प्रायोरिटी देनी होगी। दूसरा नंबर का प्रायोरिटी आपको देनी होगी कि श्री स्वामी समर्थ महाराज खुद अब राघव शास्त्री के घर आकर रहने वाले हैं, क्योंकि उसने महाराज का मंदिर जो है बंद कर दिया है, और इसी कारण से अब श्री स्वामी समर्थ महाराज खुद उनके घर राघव शास्त्री के घर आकर रहने वाले हैं। और वो उससे ये कहते भी है, लेकिन राघव शास्त्री को ही श्री स्वामी समर्थ महाराज दिखाई दे रहे हैं और उसके परिवार को नहीं। और यहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी डॉटर ने एक ऐसा पासवर्ड सेट कर दिया है जो कि उसके प्रोजेक्ट को लॉक कर दिया है, और ये प्रोजेक्ट अगर लॉक हो गया तो वो इसरो को सबमिट क्या करेगा, जिसने इतने मेहनत से एक प्रोजेक्ट को बनाया है। उस प्रोजेक्ट को लॉक लग जाने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है, लेकिन अब वो कुछ कर भी तो नहीं सकता। मेरे ख्याल से ना, मूवी में जिस तरह से बताया गया है, उसने जो मंदिर को बंद किया है ना, वो गलत किया है, और इसी वजह से अब उसे ये सारी मुश्किलें झेलनी पड़ रही है। ठीक है, अब फाइनली नई सुबह हो जाती है, जहाँ पर उसे कॉल आता है इसरो में से, और वो इसरो में जाकर बताता है कि मेरा प्रोजेक्ट जो है वो लॉक हो चुका है। लेकिन इसरो में तो पहले ही उसे ब्लेम किया जा रहा था कि उसे प्रोजेक्ट एक तो क्रिएट करना नहीं आ रहा है, या फिर वो किसी और देश को अपना प्रोजेक्ट बेचने की सोच रहा है, क्योंकि इंडिया में जिस तरह से उसकी बहस हुई थी अनादर साइंटिस्ट के साथ, इस तरह से इसरो के कंपनी के हेड्स को लग रहा था कि उसने अपना प्रोजेक्ट किसी और देश को बेच दिया है। और उसने जो बात कही थी, जिसमें उसने बताया था कि मेरी डॉटर ने मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर एक लॉक लगा दिया है, जिसकी वजह से मैं उसे ओपन नहीं कर पा रहा हूँ। और इसी बात को जब वो कहता है, और तो उसके इसरो में कोई भी बात नहीं सुन पाता, क्योंकि ये बातों पर कौन भी बिलीव करेगा, राइट। क्योंकि जब आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो तो आपकी ऐसी बचकानी बातों पर कौन ही बिलीव करेगा। और उसके साथ एक और प्रॉब्लम जो हो रही है, ऐसा उसे लगता है कि ये श्री स्वामी समर्थ महाराज उसके पीछे ही क्यों लगे हैं, और ये उन्हें ही क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये एक चमत्कार ही है। और फाइनली उसने, जैसा मैंने आपको बताया, इसरो के कंपनी के मैनेजमेंट में आकर वो ये बात क्लियर कर देता है कि मैंने प्रोजेक्ट तो बना लिया है, लेकिन उस प्रोजेक्ट में गलती से मेरी डॉटर ने एक पासवर्ड सेट किया है जिससे मैं प्रोजेक्ट को ओपन नहीं कर पाऊँगा।
ऐसी बात जब वो इसरो के कंपनी के अंदर कहता है तो इसरो के लोग कहते हैं कि तुमने क्या ये प्रोजेक्ट किसी और देश को भेज दिया है, क्योंकि तुम इतने इनरिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो, राइट। और जब वो ये बात सुनता है कि उसे देशद्रोही का एक टैग दिया जा रहा है तो बहुत ही ज़्यादा वो नाराज़ हो जाता है। लेकिन श्री स्वामी समर्थ महाराज उसे बताते हैं कि तुम्हें किसी भी तरह की प्रॉब्लम को उत्तर नहीं देना है, यानी कि आंसर नहीं करना है और शांति से बैठे रहना है। तुम्हें सारे जवाबों का सवालों का जवाब मिल जाएगा। और यहाँ पर उसे एक और साइंटिस्ट जो कि इसरो का ही है, वो उसकी हेल्प के लिए बताता है कि एक ऐसा डॉक्टर है जो तुम्हारी हेल्प कर सकता है। यहाँ पर कुछ और साइंटिस्ट उसके सिर्फ मजाक उड़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर उसे एक साइंटिस्ट हेल्प करता है और वो कहता है कि डॉक्टर करके एक और साइंटिस्ट है जो कि पासवर्ड को अनलॉक करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। और आपका प्रोजेक्ट जब ओपन हो जाएगा तो आप वापस आ जाना फिर प्रोजेक्ट को यहाँ पर सबमिट करने के लिए। और अब राघव शास्त्री जब घर आता है तो उसे पता चलता है कि एक लेडीज़ उसके घर आई हुई है और वो मंदिर के बंद हो जाने की वजह से उसके वाइफ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बातें कर रही है। लाइक मंदिर बंद करना बहुत ही गलत चीज़ है और मंदिर बंद करना किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, लेकिन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब उसे पता चलता है राघव शास्त्री उस कोई और नहीं बल्कि उसका बेटा है तो वो शांत हो जाती है, लाइक अ कूल डाउन। और फिर यहाँ पर वो शांत होकर अपनी कहानी बताती है कि जब वो 15 साल का था तब उसने घर छोड़ दिया था और अब वो यूके से बनकर आया है साइंटिस्ट। ये बहुत ही बड़ी मॉरल स्टोरी है, वटेवर। अब यहाँ पर वो उसकी माताजी को ही घर से निकालने की बात करता है उसके वाइफ से, लेकिन उसकी वाइफ कहती है मैं तुम्हारी माताजी को घर से बाहर निकाल तो दूँगी, लेकिन तुम्हारी जो डॉटर के साथ जो रिलेशन बना है उसे मैं कैसे तोड़ पाऊँगी, समझ रहे हो। मतलब अब वो अपनी माताजी जो कि इंडिया में ही रहती थी वो अब उसके घर आ चुकी है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन अब वो उसके साथ ही रहने वाली है कुछ रीजंस की वजह से। लेकिन यहाँ पर अब वो साइंटिस्ट बताता है कि अब वो जो डॉक्टर है वो आपको मिलेगा एक ऐसी जगह पर जो कि एक भगवान की ही जगह है जहाँ पर वो पूजा के लिए गया है अनफॉर्चुनेटली। और वहाँ पर जाकर उसे राघव शास्त्री को उस डॉक्टर से मिलना होगा ताकि वो उसका जो प्रोजेक्ट का पासवर्ड है उसे अनब्लॉक कर सके। लेकिन उसे इसरो के लोग बताते हैं कि तुम कहीं भी नहीं जा सकते हमारी परमिशन के अलावा। लेकिन राघव शास्त्री कहता है कि मैं फ्रीडम का ही इंसान हूँ, मुझे किसी के भी अंडर काम करना नहीं है। और जहाँ तक प्रोजेक्ट सबमिशन की बात है, मैं प्रोजेक्ट को सबमिट करने के बाद ही इस इंडिया को लेफ़्ट करूँगा, यानी कि प्रोजेक्ट सबमिट करने के बाद वो इसरो की कंपनी से कहता है और यहाँ से फिर वो दूर चला जाता है अपने प्रोजेक्ट का पासवर्ड ढूंढने के लिए। लेकिन जब वो कार से जा रहा होता है तो रात में उसकी कार ख़राब हो जाती है और उस कार के ख़राब होने के बाद उसे एक ऐसा मैकेनिकल मिलता है जो कि अभी उसकी गाड़ी ठीक नहीं कर सकता, यानी कि कुछ टाइम लगेगा उस गाड़ी ठीक करने को, ऐसा वो कहता है। लेकिन उसकी माताजी की इमोशनल वर्ड्स के वजह से वो कहता है कि मैं आपको अपनी माताजी के समान मानता हूँ और मैं आपकी हेल्प करने को तैयार हूँ, मैं आपकी हेल्प करूँगा और आप क्या करो, मेरी एक एम्बुलेंस है उसे लेकर जाओ। जब राघव शास्त्री एम्बुलेंस को लेकर जाता है तो वहाँ पर उसे एक लेडीज़ दिखाई देती है जो कि उसकी हेल्प मांग रही होती है, क्योंकि उसका जो हस्बैंड है वो ज़्यादा जख्मी हो चुका है और उसे वो बैठा लेता है अपनी एम्बुलेंस के अंदर और उसे वो हॉस्पिटल में छोड़ देता है। और ये सब चीज़ें वो क्यों करता है, क्योंकि उसकी वाइफ और श्री स्वामी समर्थ महाराज उसे फोर्स करते हैं। और फाइनली वो जो लेडी है वो उन्हें थैंक यू कहती है और एक लॉकेट भी गिफ्ट देती है, जिसे हम आगे एक्सप्लेनेशन में समझ जाएंगे कि ये लेडी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इस मूवी के अंदर। जहाँ पर उसने एक लॉकेट दिया है, इसे आपको नोट करना होगा। और जो याटो वाला था उसने जो चाबी दी थी उसे भी नोट करना है, ठीक है। ऐसी दो चीज़ें इनके पास अभी आ चुकी है। तो राघव शास्त्री सबसे पहले समझ लेते जा कहाँ रहा है। वो जा रहा है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, जहाँ पर उसे बुलाया है साइंटिस्ट ने जो कि उसके प्रोजेक्ट का लॉक खोलेगा, राइट। अब वो एक ऐसे टेंपल में आ गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है आंध्र प्रदेश के अंदर। वहाँ पर वो साइंटिस्ट अब उसका प्रोजेक्ट का पासवर्ड खोलेगा तो वो उस पासवर्ड को खोलने में नाकामयाब हो जाता है, क्योंकि वो उससे कहता है कि इस तरह का पासवर्ड मुझसे तो नहीं खुलेगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि इसमें 8 कैरेक्टर्स होने वाले हैं, जिसमें 8 कैरेक्टर को खोलना होगा तभी आपका ये पासवर्ड खुल जाएगा। यानी कि अब उसके जो इमेज से वो इस साइंटिस्ट से मिलने के लिए आ रहा था, वो साइंटिस्ट उसकी हेल्प करने से
पीछे हट जाता है। और यहाँ पर जो है उसकी माँ जी बताती है, यानी कि राघव शास्त्री की माँ बताती है कि उसके पिताजी की इच्छा थी कि वो यहाँ पर आए, और इसके बाद वो और 2-3 जगहों के नाम लेती है, जिस पर राघव शास्त्री गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो उसके माताजी को पसंद नहीं करता। फिर उसे एक यार जब वो आता है एम्बुलेंस रिटर्न करने के लिए उस मैकेनिक को, तो वहाँ पर वो मैकेनिक उसे नहीं दिखाई देता और उसे पता चलता है कि ऑटो वाला कुरावापुर आया है। कुरावापुर वो किस लिए आया है ये भी हमें पता चलेगा। तो एम्बुलेंस देने के लिए कुरावापुर में वो आता है उस मैकेनिकल को, क्योंकि उस मैकेनिकल ने उसकी कार लेकर कुरावापुर वो आ गया था। तो कुरावापुर में आने के बाद वो ऑटो वाला उसे अपनी कार लौटा देता है और उससे उसकी एम्बुलेंस ले लेता है, क्योंकि जब उसकी गाड़ी ख़राब हो चुकी थी राघव शास्त्री की, तब उसने वो गाड़ी उससे दे दी थी और उसकी एम्बुलेंस लेकर वो आया था। यहाँ पर वो स्वामी समर्थ उसे एक डायरेक्शन बता रहे होते हैं, जहाँ पर हमेशा उसे एक सजेशन दे रहे होते हैं। अगर आपको ये मूवी देखनी ही है तो आप देख सकते हो, 2 घंटे की ये मूवी है और यूट्यूब पर ये बिल्कुल ही फ्री अवेलेबल है। लेकिन इसका एक रिस्क है कि आपको ये मराठी लैंग्वेज में मिलेगी। अगर आपको मराठी लैंग्वेज आती है तो आप देख सकते हो। तो यहाँ पर उसकी माताजी कहती है कि कुरावापुर भी एक और सिद्ध क्षेत्र है, जहाँ पर तुम्हारे पिताजी की अंतिम इच्छा पूरी हो जाएगी और जहाँ पर हमारी आने की बहुत अच्छी इच्छा थी। और यहाँ पर वो फिर से नाराज़ हो जाता है। यहाँ पर हमें एक और चीज़ पता चलती है कि जो टैक्सी वाला जो अपार्टमेंट में रहता था उसे पुलिस वालों ने ले गए थे और मंदिर को बंद कर दिया था, लेकिन अब उसने एक नई गाड़ी ले ली है और वो एक श्राप देता है राघव शास्त्री को कि वो घूमता रहेगा, चक्कर काटता रहेगा। इस तरह का श्राप देना किसी को भी नहीं चाहिए, लेकिन वो दे देता है। यहाँ पर राघव शास्त्री काफ़ी थक चुका है इतने बड़े सफ़र को करते करते, और जहाँ पर उसे एक बहुत ही वृद्ध यानी कि बूढ़े इंसान दिखाई देते हैं और वो उसे गाइड करते हैं कि तुम्हें वो एक रास्ता भटक जाता है पहले, और फिर उसे वो रास्ता दिखाते हैं कि इस रास्ते से कैसे निकलना है। तो वो वहाँ पर उसे एक एंगल बताते हैं, जिस एंगल को आपको नोट करना है। पहले आपको ऑटो वाले की चाबी नोट करनी है, दूसरा आपको वो जो लेडी को जिसने उसे बचाया था उसे नोट करना है, और तीसरा ये जो बाबा जी उसे मिले हैं इसे नोट करना है, राइट। इस तरह के 3 कोड आपको पता रहने चाहिए। और यहाँ पर अब वो उसे एक सही रास्ता बताता है, जहाँ पर उस रास्ते की मदद से वो निकलने की कोशिश करता है, और ये कहीं ना कहीं उस पासवर्ड की की को ही इंडिकेट कर रहा है। वो जितनी भी जगह घूमने के लिए जा रहा है वो कहीं ना कहीं उसके पासवर्ड का ही सॉल्यूशन में जा रहा है। होप ये मूवी आपको समझ में आ रही होगी कि मैं कहने क्या जा रहा हूँ। तो फाइनली वो एक ऐसी जगह आ गया है ढूंढते ढूंढते, और वो इतना थक चुका है इन सारी चीज़ों को करते करते, लेकिन ये कहीं ना कहीं मूवी के एंड तक हमें ले जाएगी। अब फाइनली उसकी माताजी भी उसे फिर से एक जगह पे मिल जाती है जो कि गंगापुर होता है, और गंगापुर में वो एक किताब पढ़ते हैं जहाँ पर एक फॉरेनर उसे बताता है कि तुम्हें मराठी नहीं आती या हिंदी नहीं आती तो तुम इंग्लिश में भी इस नावल को पढ़ सकती हो, जो कि श्री स्वामी समर्थ महाराज का ही एक नावल है। और इस नावल को पढ़ने के बाद बहुत सारी आत्माओं को यहीं पर शांति मिल जाती है, यानी कि नदी के अंदर इस पुराण को पढ़कर शायद कुछ बहा देते, यानी कि कुछ रिचुअल्स ऐसे हैं जिन्हें फॉलो करने के बाद उसके पिताजी की आत्मा को शांति मिलेगी, ऐसा राघव शास्त्री की माताजी बताती है। तो फिर वो यहाँ पर 11 नंबर का जिक्र करता है और 11 नंबर की सीट पर जाकर बैठने के लिए राघव शास्त्री की वाइफ को कहता है, और राघव शास्त्री की वाइफ इंटरेस्टेड होती है उस बुक को पढ़ने के लिए, जो कि श्री स्वामी समर्थ महाराज की बुक थी, और इसे वो पढ़ लेती है, और फाइनली उनकी जो जर्नी है वो यहीं पर कंप्लीट हो गई है। फिर राघव शास्त्री को नींद आती है और थोड़ी देर के बाद राघव शास्त्री वहाँ से खड़े होकर बोलता है, यानी कि फाइनल डेस्टिनेशन, अभी जो हमने डेस्टिनेशन देखी वो एक लास्ट डेस्टिनेशन थी, इसके बाद की जो डेस्टिनेशन थी वो अब श्री स्वामी समर्थ महाराज जी उन्हें कराने वाले हैं। और जब यहाँ से लौटने की बारी आती है तो श्री स्वामी समर्थ महाराज उसे एक नई जगह पर लेके जाते हैं, जहाँ पर उसकी गाड़ी बीचों बीच खड़ी हो जाती है, जहाँ पर गाड़ी उसकी सारे लोग घेर लेते हैं और वो बताते हैं ये जो स्वामी समर्थ महाराज का स्पेशल मंदिर है जहाँ पर कई लोग आने के लिए तरसते हैं, और तुमने गाड़ी बीच में लगा दी। और वो फिर फाइनली तरस जाता है, यानी बहुत प्रॉब्लम उससे लगती है, और वो बोलता है अपनी माता जी से गुस्से में कि तुम और तुम्हारे ये बाबा जी मुझे नहीं छोड़ने वाले, जिस तरह से तुमने मिलकर मेरे पिताजी की जान ली है अब तुम मेरी भी जान लेने पे तुले हुए हो। और ऐसा जब वो उसकी माताजी से कहता है तो उसकी माताजी उसे बहुत ज़ोर से चमेट लगाकर कहती है कि तुम्हें तुम्हारे पिताजी के बारे में पता ही क्या है, और तुम्हें तुम्हारे श्री स्वामी समर्थ महाराज के बारे में पता ही क्या है। चलो आज तुम्हें सारी सच्चाइयों का सामना करना ही होगा, आज तुम्हें सारी सच्चाइयों का पता लगना ही चाहिए। तो चलो मेरे साथ, तुम्हारे पिताजी की मृत्यु के बारे में तुम्हें क्या पता है, और तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे पिताजी की मृत्यु कैसे हुई थी, तो चलो मेरे साथ। और जहाँ तक श्री स्वामी समर्थ महाराज की बात है, उन्होंने तुम्हारे पिताजी की जान नहीं ली है,
और तुम्हारे पिताजी की जान कैसे गई आज तुम पता कर लो। तो वहाँ के पंडित जी उससे बताते हैं कि यहाँ पर बहुत बड़ा स्फोट होने वाला था, जिस स्फोट को रोकने के लिए तुम्हारे पिताजी ने उस बम के ऊपर अपने आप को झोंक दिया, यानी कि वो उस बम के ऊपर गिर गए और फिर वो बम फट गया। इस तरह से उन्होंने काफ़ी लोगों की जान बचाई जो कि यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हुए थे, और इसी तरह से उनकी मौत भी हो गई। फिर फाइनली यहाँ पर वो अपनी माताजी को कुछ नहीं कहता, और यहाँ पर राघव शास्त्री जिस प्रॉब्लम, यानी कि उसे जो श्री स्वामी समर्थ महाराज से जो नफ़रत थी वो इसी कारण थी कि जिस क्षेत्र में उसके पिताजी की जान चली गई वो बाबा आखिर कैसे कुछ नहीं किया उन्होंने, यानी कि वो तो इतने चमत्कारिक बाबा है तो उन्होंने कुछ क्यों नहीं किया उसके पिताजी की जान बचाने के लिए। यही सोचकर वो अभी तक का उस बाबा से नफ़रत कर रहा था। लेकिन फाइनली वो अपार्टमेंट में आकर पुनः के उस गेट को खोल देता है, जिस गेट को खोलने के लिए अभी तक ये सारा गेम चल रहा था। तो फाइनली वो देवड़ बंद का जो गेट बंद था वो उस देवड़ को वो अब चालू कर देता है, और श्री स्वामी समर्थ महाराज के गेट को जैसे ही वो चालू करता है, यहाँ पर जो आतंकवादी है उस बम को फोड़ने के लिए आए हुए होते हैं। जैसा कि वो हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं, इस बार आतंकवादियों ने एक नया प्लान बनाया है जहां पर वो बम को अब अपार्टमेंट के अंदर ही फोड़ देने वाले हैं बिना किसी भी लोगों की चिंता किए। और अब वो आतंकवादी कहां से आए हुए हैं इस देश को मैं अगर ना ही बताऊं तो अच्छा होगा, क्योंकि आप सब समझदार है। फाइनली वो श्री स्वामी समर्थ महाराज को बताया है कि अब इस मंदिर में विराजमान हो जाइए और मेरा पीछा छोड़ दीजिए। और वो जो टैक्सी वाला था जिसने कार ले ली थी और कुछ काम की वजह से राघव शास्त्री अपने ऑफिस के घर में आता है, तभी उसकी कार ब्लास्ट हो जाती है। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि वो उसकी जो डॉटर है वो भी इस कार के अंदर बैठी हुई थी और उसका लैपटॉप भी इस कार के अंदर ही था। लेकिन कैसे ना कैसे श्री स्वामी समर्थ महाराज की कृपा से और पुलिस की सिक्योरिटी की वजह से उसकी बच्ची को और उस लैपटॉप को भी उस कार से निकाल लिया गया होता है जब वो प्लान कर रहे होते हैं उसके अंदर बम डालने का। और वो जो इंसान है आतंकवादी, वो राघव शास्त्री को मारने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन राघव शास्त्री उसकी जान बचाकर जैसे तैसे उस अपार्टमेंट से बाहर निकलता है और भागने लगता है। ये क्लाइमैक्स का सीन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ पर वो राघव शास्त्री को अपनी जान बचाना भी इम्पॉर्टेंट है, और ये भी देखना इम्पॉर्टेंट है कि उसकी कार फूटी है, उसके अंदर उसकी डॉटर मर तो नहीं गई, और जहाँ पर उसका लैपटॉप भी था, यानी कि उसका सबसे मेन प्रोजेक्ट जिसके लिए वो अभी तक भटक रहा था। अब वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, उसे लगता है कि उसकी जो डॉटर है वो मर तो नहीं गई इस कार के अंदर स्टक होके। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि उसकी डॉटर बच गई है, क्योंकि वहाँ पर जो एक पागल इंसान बैठा था वो कोई और नहीं, वो एक पुलिस वाला था, और वही उसका लैपटॉप भी लौटाता है, यानी कि सब कुछ सलामत है। और अब वो जो भिखारी था वो बहुत ही बड़ा पुलिस वाला है, और वो उस आतंकवादी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। तो दो आतंकवादियों में से एक आतंकवादी पकड़ा तो जाता है, लेकिन एक आतंकवादी छुपके से वहाँ से बचकर निकल जाता है। और ये जो पुलिस वाले थे अपार्टमेंट के अंदर ही रहते थे, सादे इंसान बनकर, यानी कि एक नॉर्मल इंसान बनकर ही वो उसकी प्रोटेक्शन करते थे राघव शास्त्री की। और वो उन्होंने एक गुंडे को मार दिया है, यानी कि एक आतंकवादी को तो पकड़ लिया है, लेकिन एक आतंकवादी अभी भी वहाँ से बचकर निकल गया है। और ये जो लेडी है ये कोई और नहीं, ये वही लेडी है जो कि आतंकवादी की टीम में है। और अब इसे सब कुछ पता चल गया है कि राघव शास्त्री यहाँ से भागकर निकलने में सक्सेसफुल हो गया है। तो अब ये उसके पीछे जाएंगे कोशिश करती है, और एक और आतंकवादी जो कि यहाँ से बचकर निकल गया है वो भी अब राघव शास्त्री को मारने के लिए उसके पीछे जाने की कोशिश करता है। राघव शास्त्री अपार्टमेंट से भागने की कोशिश करता है और उसी टैक्सी वाले से हेल्प मांगता है जिस टैक्सी वाले को मारकर उसने जेल में बंद कर दिया था। और अब उसकी मदद से वो एक ऐसी जगह जाने वाले हैं जहाँ पर शायद वो इस अपार्टमेंट से दूर हो गए। तो अब आतंकवादी उसके पीछे जाने की सोचता है, क्योंकि उसे एक ही टास्क है, कैसे भी करके राघव शास्त्री को ख़त्म करना, क्योंकि वो इंडिया के लिए एक ऐसी फ्रिक्वेंसी सेट करने वाला है जिस फ्रिक्वेंसी के दम पर इंडिया काफ़ी ज़्यादा सिक्योर और एक बहुत ही अच्छा स्टैब्लिश सिक्योर कंट्री बनेगा, राइट। और ये वो नहीं चाहते, वो कोई और देश से आए हुए हैं जो कि भारत का गलत चाहते हैं। लेकिन श्री स्वामी समर्थ महाराज का गेट खुल चुका है, तो श्री स्वामी समर्थ महाराज अब राघव शास्त्री के साथ तो नहीं है, वो अपने मंदिर के अंदर बहुत ही आराम से बैठे हुए हैं। यहाँ पर अब वो काफ़ी दूर आ गया है, जहाँ पर उसे रियलाइज़ होता है कि उसने जो भी बाकी लोगों से कहा श्री स्वामी समर्थ महाराज के अगेंस्ट, वो सब कुछ एक मिथ्या थी, यानी कि उसने जो कुछ भी किया वो सब कुछ गलत था। उसने जितने भी लोगों को बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया या जितने भी लोगों को गलत सारी चीज़ें कही वो गलत था, क्योंकि किसी भी धार्मिक इंसान को किसी भी तरह की ठेस पहुंचाना गलत ही होता है। और जैसे श्री स्वामी समर्थ महाराज ने उसे एक डायरेक्शन दी, राघव शास्त्री को एक ऐसी दिशा बताई जिसके मदद से वो अपने पासवर्ड को खोलने में
सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन इसे फाइंड आउट करने में उसे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि वो इसी बारे में सोच रहा है कि कैसे प्रोजेक्ट का पासवर्ड खोला जाए। लेकिन जैसे कि उसे श्री स्वामी समर्थ महाराज ने बताया है कि 8 डिजिट का जो कैरेक्टर है वो उसके जो प्रोजेक्ट का पासवर्ड है उसमें खोल सकता है। तो 8 डिजिट का कैरेक्टर में उसे एक और सिग्नल देते हैं श्री स्वामी समर्थ महाराज, जिसमें वो बताते हैं कि 2 नंबर है, एक कैरेक्टर है जिसका वर्ड है, यानी कि एक वर्ड है, 2 नंबर है, एक सिंबल है। इस तरह से उसका पासवर्ड है, एक वर्ड, 2 नंबर और एक सिंबल। तो इसे वो कैसे आइडेंटिफाई करे? तो जितने भी लोग उसे अभी तक मिले थे वो लोग सभी के सभी झूठे थे। यानी कि ये जो फॉरेनर उसे दिखा था ये रियल लाइफ में एक इंजीनियर है, और वो जो उसे एक बूढ़ा दिखा था वो रियल लाइफ में एक मंत्री है, और वो जो उसे लेडी दिखी थी वो रियल लाइफ में इतनी अमीर नहीं थी, वो तो भिखारी थी, और ये जो ऑटो वाला उसे दिखा था वो तो पंडित था। यानी कि ये सारे लोग जो है उसे यहीं धार्मिक स्थल पर दिखाई देते हैं। यानी अभी तक उसे जो भी लोग दिखे थे वो सिर्फ उसे उसके पासवर्ड के सॉल्यूशन की तरह मिल रहे थे, वो कोई रियल कैरेक्टर नहीं थे। वो श्री स्वामी समर्थ महाराज का ही एक चमत्कार था। होप आप लोगों को ये मूवी का ये इतना एक्सप्लेनेशन मेरा समझ आया होगा। तो अब यहाँ पर श्री स्वामी समर्थ महाराज से कहते हैं कि तुमने इंडिया को मदद करने की सोची है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई मेरी श्रद्धा करेगा तभी मैं उसे साथ दूंगा। जो सही काम करेगा, जो देश के लिए काम करेगा, मैं उसके साथ हूँ। और जिस तरह से उसने पासवर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा संघर्ष किया, उसी के लिए श्री स्वामी समर्थ महाराज उसकी हेल्प कर रहे थे। और अब श्री स्वामी समर्थ महाराज के दरबार में वो आ गया है राघव शास्त्री। तो वहाँ पर अब वो सोचता है कि यहीं पर उसे पासवर्ड खोलना चाहिए। यहीं पर पासवर्ड को डिकोड करने के लिए वो आ चुका है, और जैसा कि उसे पता था कि 8 कैरेक्टर का ये पासवर्ड होने वाला है, तो उसे खोलने के लिए वो जी जान से मेहनत करता है, और उसे IN करके दिखता है। यानी कि जितने भी कोड्स है उसे श्री स्वामी समर्थ महाराज ने ही इंडिकेट किए हैं। तो अब कोड एक्चुअल में है क्या? सबसे पहले हम देखते हैं उसे जब रिक्शे वाला मिला था, यानी कि वो मैकेनिकल, तो आई कलर के उसने एक सिंबल दिया था, यानी कि आई, ठीक है। और यहाँ पर वो जो बाबा जी थे उसने @ बताया था। @ तो आपको पता ही होगा, ए रहता है, उसके ऊपर होल रहता है। और यहाँ पर एक इंसान उसे मिला था, उसने उसे A नंबर की चीट लगाई थी उसके कार के ऊपर, तो यहाँ पर वो A लिखता है। तो यहाँ पर उसे समझ में आता है, जैसे कि स्वामी समर्थ महाराज ने बताया था कि तुम्हें इंडिया से ही मदद मिलेगी। तो यहाँ पर उसे एक वर्ड तो कन्फर्म हो गया है कि इंडिया। इंडिया के बाद वो जो अंग्रेज़ ने उसे बताया था सीट नंबर 11, तो 11 नंबर को भी वो कोड कर लेता है। तो यहाँ पर इंडिया 11 तो हो चुका है, और यहाँ पर अब एक सिंबल की उसे ज़रूरत है जो कि @ होता है। तो इसी तरह से श्री स्वामी समर्थ महाराज ने उसे पूरे अपनी जर्नी में जो घुमाया हुआ है वो उसकी हेल्प करने के लिए, यानी कि उसका पासवर्ड जो उसकी डॉटर ने गलत डाल दिया था उसे ही वो अच्छी तरह से लगाने के लिए एक पासवर्ड बताते हैं, जिस पासवर्ड को वो अरेंज करके लिखता है, जहाँ पर उसे मिलता है इंडिया 11 @ तो इस तरह का उसे पासवर्ड मिल जाता है, और ये पासवर्ड डाल देता है वो एज़ इट इज़, क्योंकि अब फाइनल मोड आ चुका है कि वो अपने प्रोजेक्ट को खोले और सारे प्रोजेक्ट को सबमिट करने के लिए कोशिश करे। तो अब वो प्रोजेक्ट के अंदर जैसे ही पासवर्ड डालता है, पीछे से एक गोली चलने का आवाज़ आता है, जो कि कोई और नहीं वहाँ का आतंकवादी ही लगाता है। और वो आतंकवादी उसके पीछे पड़ा हुआ था स्टार्टिंग से, जो कि हम देख रहे थे। और अब वो आतंकवादी उसे मारने के लिए पहुँच जाता है, क्योंकि जैसे ही वो उस पासवर्ड को खोल देता है उसके ऊपर वो गोली चला देता है। लेकिन ये गोली जैसे ही चलती है उसे वो गोली लग नहीं पाती। तो फिर वो गोली जाती कहाँ है? वो श्री स्वामी समर्थ महाराज अपने शरीर के ऊपर ले लेते हैं, लेकिन ये किसे दिखाई नहीं देते। श्री स्वामी समर्थ महाराज सिर्फ हमारे राघव शास्त्री को ही दिखाई देते हैं, और यहाँ पर आतंकवादी उसके पीछे लगे थे। ये श्री स्वामी समर्थ महाराज से कैसे छुप सकता है? वो तो खुद ही एक भगवान की तरह इसमें दिखाए गए हैं। और अब यहाँ पर वो बाकी सारे पुलिस वाले भी उसकी हेल्प करने के लिए आए हुए हैं, जो कि उससे बचाने की कोशिश कर रहे हैं राघव शास्त्री को। अब वो उस आतंकवादी को भी मार देते हैं, और फाइनली राघव शास्त्री बिना आगे पीछे देखे वो श्री स्वामी समर्थ महाराज के पीछे जाता है, और उनके पीछे जाकर वो ये जानने की प्रयास करता है कि आखिर श्री स्वामी समर्थ महाराज ने उसकी इतनी सारी हेल्प की जिसकी मदद से वो पासवर्ड को खोल पाया, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो पता नहीं कहाँ होता। यानी कि उसके प्रोजेक्ट को खोलने के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। और अब वो
पुलिस वाला भी कहता है कि ये आतंकवादियों को हमने मार कर काफ़ी ज़्यादा सक्सेस अचीव कर ली है। लेकिन यहाँ पर जो राघव शास्त्री के साथ हुआ वो तो उसे ही पता है। राघव शास्त्री श्री स्वामी समर्थ महाराज के पीछे आता है और कहता है कि आपको पलटना ही होगा और मुझे जवाब देना ही होगा कि आखिर आप है कौन। वो कहता है कि मैं तुम्हारी भक्ति में ही हूँ, मैं तुम सब में हूँ और सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति है। हमें सबको सेवा करनी चाहिए और लोगों की मदद करनी चाहिए। इस तरह का संदेश श्री स्वामी समर्थ महाराज राघव शास्त्री को बताते हैं और यहाँ पर सभी लोग जमा हो जाते हैं और फिर उन्हें बिलीव हो जाता है कि श्री स्वामी समर्थ महाराज एक बहुत बड़े महाराज है, एक बहुत बड़े संत है और भगवान की ही भक्त है। और इसी भक्ति और शक्ति की मदद से ही आज उसके प्रोजेक्ट को डिकोड किया गया है और उसके प्रोजेक्ट को खोलने में श्री स्वामी समर्थ महाराज ने बहुत बड़ी हेल्प की है। हाँ, वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, उसके पिताजी की भी मृत्यु हो गई थी, लेकिन जहाँ पर उसे क्लियरिटी मिली और उसे नॉलेज मिला कि ये सब बाबा जी की वजह से नहीं हुआ है, महाराज की वजह से नहीं हुआ है, ये तो सब मतलब चक्र की तरह चलता है और कोई भी भगवान कर्मों के बंधनों को बीच में नहीं आते। यानी कि जिसकी मृत्यु जब होने वाली है तभी हो सकती है और जिसकी जान जब आने वाली तब आ नहीं सकती है। इस तरह का जो एक स्टेटस है और यहाँ पर श्री स्वामी समर्थ महाराज की कृपा की वजह से ही उसका प्रोजेक्ट खुल पाया। इस तरह की एक डिवोशनल मूवी, एक स्पिरिचुअल मूवी हमें यहाँ पर देखने मिली। और अगर आपको ये मूवी समझ में आई है तो मुझे कुछ कमेंट्स में बताइए कि हाँ हमें समझी है। और अगर आपको नहीं समझ में आई है मेरी मूवी एक्सप्लेनेशन तो आप मूवी देख सकते हो, यूट्यूब पर बहुत ही ज़्यादा फ्री है और आप इसकी कुछ और एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको नहीं समझ में आया तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मुझे कमेंट्स में बताना कि ये मूवी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।